हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू विल बी फाइन। तो आपका फाइनली मॉडल पेपर जारी हो गया है और इस मॉडल पेपर में मैं सब्जेक्ट सोशल साइंस का टोटल 40 क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उम्मीद है कि इसी वीडियो में आपके सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। तो ये निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में कुल 40 क्वेश्चन हैं और सभी प्रश्न जितना है वो सभी को करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प यहाँ पे है, सही विकल्प का चयन करें और गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ये तो सभी लोगों को पता है। तो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन। तो आपको बताना है कि फ्रांस एक देश है जिसकी राजधानी कहाँ है, जिसकी राजधानी है पेरिस। कहाँ है? पेरिस। तो फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है। ए में है कुलीनता, बी में है पादरी और सी में है मध्यवर्ग और डी में है किसान। आपका इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मध्यवर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कट्टरपंथी जोकोविंस ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। पहला में है राजभक्त, बी में है उदारवादी, सी में है रूढ़िवादी और डी में है जैकोबिन्स। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जैकोबिन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया। तो नेपोलियन बोनापार्ट खुद को अपना फ्रांस की सम्राट कब घोषित किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि घोषित किए से इसमें डेट नहीं दिया है, 18 मई 1804 ईस्वी को किए थे। तो आपका इसके अनुसार 1804 आंसर सही हो जाएगा। और इन्होंने 6 अप्रैल, इन्होंने कब से कब तक, 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1814 तक फ्रांस के सम्राट के तौर पर कार्य किए थे और ये इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने नेपोलियन को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सेनापति के तौर पे जाना जाता था ना, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि होलोकॉस्ट जो है, होलोकॉस्ट किससे संबंधित है। इसमें बताने आपको, पहला में प्रथम विश्व युद्ध और बी में रूसी क्रांति और सी में अमेरिकी क्रांति और डी में द्वितीय विश्व युद्ध। तो आपको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो सभी लोग को पता होगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए में है गंगा, बी में ब्रह्मपुत्र, सी में गोदावरी, डी में कृष्णा नदी। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। देख सकते हैं यहाँ पे गंगा नदी कहाँ से निकलती है। यहाँ उत्तराखंड में गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए लाया हूँ समझने के लिए कि यहाँ पे देख सकते हैं गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। तो ये भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है या गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो गंगोत्री से है। किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से है।
और उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार होते हुए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है। भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है तो आपको बताना है। ए में है 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। बी में है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 35 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ तक। और सी में है 6 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और डी में है 6 डिग्री 4 नॉर्थ से 35 डिग्री 5 नॉर्थ। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे उत्तर, इस तरह से आप इंडिया का मैप है, इस तरह से सब इधर वाला भाग को, ऊपर वाला को उत्तर बोलते हैं, नीचे वाला को दक्षिण बोलते हैं, और इस तरफ वाला को पूरब बोलते हैं, और इस तरफ वाला को पश्चिम बोलते हैं। इस तरफ पश्चिम हो गया आपका। तो ये इसमें देख सकते हैं कि उत्तरी अक्षांश कितना है तो 37 डिग्री 6 से लेकर के कितना है 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आपको बताना है कि भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो बताएं आप लोग को कि इसमें उत्तर भाग इधर उत्तर है और इस तरह से उत्तर में कौन सी है, उत्तर में हिमालय है। क्या है, हिमालय है। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, यानी कि हिमालय। सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। कपास उगाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे कपास का इमेज है और कपास किस तरह से होती है। तो कपास उगाने के लिए रेगुर मिट्टी या जिसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, कपास उगाने के लिए प्रयुक्त मिट्टी है। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन सी काली मिट्टी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण गंगा, यहाँ पे भारत का अगर मैप है तो जितने नीचे वाले स्टेट हैं ये सब दक्षिण, ऊपर हो गया उत्तर और नीचे हो गया दक्षिण। तो नीचे यानी दक्षिणी भाग में जो नदी है उसको पूछ रहा है दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन ए में है एक व्यक्ति द्वारा शासन, बी में है सेना द्वारा शासन, और सी में है लोगों द्वारा शासन, और डी में है धार्मिक नेताओं द्वारा शासन। तो आपका लोकतंत्र किसे कहते हैं तो जनता के द्वारा, जनता के माध्यम से जो चुना जाता है तो क्या होता है उसको बोलते हैं लोकतंत्र। तो लोकतंत्र ऑप्शन आपका इसके अनुसार ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लोगों द्वारा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ऐसा क्या कौन सा शासन है, ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो इसका ऑप्शन ए में है निरंकुशता, बी में है लोकतंत्र, और सी में है राजशाही, और डी में है कुलीन तंत्र। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लोकतंत्र। तो इसको क्या बोलेंगे, लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष इसमें से आपका ऑप्शन ए में है यूएसए है, और बी में चीन है, और सी में भारत, और डी में स्विट्जरलैंड। तो आपका ऑप्शन इसमें से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो आप सभी लोग को प्रस्तावना याद होगा, हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना में बोला जाता है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो
अपनाया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? तो हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? जो हमारा संविधान लिखा गया है उसे, जो लिखे हैं संविधान को, उनके निर्माता कौन है? तो आपका ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में है बी आर अम्बेडकर, सी में है जवाहरलाल नेहरू और डी में है सुभाष चंद्र बोस। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और इन्होंने ही संविधान का निर्माता हैं। तो इन्हें ही संविधान के निर्माता कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ग्रामीण यानी गांव, ग्रामीण यानी गांव। तो इसमें मुख्य व्यवसाय क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए में उद्योग, बी में है सेवा और डी में है सी में है कृषि और डी में है खनन। तो आपका ग्रामीण जो लोग हैं वो ज़्यादा किस पे डिपेंड रहते हैं? तो कृषि पे। इसके अनुसार ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के दौरान पर खर्च वस्तु और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? पहला में निवेश, बी में है आय, सी में व्यय और डी में है पूंजी। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पूंजी। क्या कहते हैं? पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र होता है किस कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना ये और खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें कृषि दिया है, इसके अनुसार कृषि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की साक्षरता दर पूछ रहा है। इसके बाद अभी तक जनगणना हमेशा 10 वर्षों के बाद होती थी, लेकिन 2011 के बाद 2021 में कोरोना की वजह से नहीं हुआ। तो बताना है कि 2000 जो भी अभी डाटा है हमारे पास वो 2011 के जनगणना के अनुसार ही है। तो साक्षरता दर कितनी थी? तो 74.04% थी। कितना थी? 74.04%। इसके अनुसार ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और 2011 के जनगणना से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है यूपी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। कौन सा है? बिहार है। और सबसे कम यानी सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है? तो बिहार का है। ये भी आप याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है, यानी कौन सा जारी करता है, वो बताना है आपको कि बेरोजगारी पर। तो इसमें ऑप्शन ए में है NSSO, RBI और सी में है सेबी और डी में है CSO। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, NSSO। और इसमें RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन ठीक है, ओके। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कि कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा बताना है कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन ए में 8 और बी में है 9 और सी में है 10 और डी में है 11। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। इसका ट्रिक है
मित्र पर गमछा झार। क्या है? मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल और इस तरह से, र से राजस्थान, पर ग से गुजरात और म से मध्य प्रदेश और इस तरह से झार से झारखंड। इस तरह से 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए में है औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, बी में है प्रदूषण कम करना, नहीं ये नहीं हो सकता। सेवा क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाना, यह भी नहीं है। कृषि उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि उत्पादन बढ़ाना। और बता दें कि आपको हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत के हरित क्रांति का जनक। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? तो समानता कौन सुनिश्चित करता है? तो इसके अनुसार ऑप्शन बी हो जाएगा, समानता, यानी समानता का अधिकार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है? पुनः पूर्ति की जा सकती है उन संसाधनों के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं? गैर नवीनीकरणीय संसाधन, बी में है नवीनीकरणीय संसाधन और सी में है जीवाश्म ईंधन और डी में है भंडारण। तो आपका इसमें से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। जिनको पुनः पूर्ति की जा सकती है उन्हें क्या बोलते हैं? नवीनीय। जिन्हें नहीं की जा सकती है उन्हें गैर नवीकरणीय संसाधन कह सकते हैं, कहा जा सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? नाजी पार्टी है उसका प्रतीक क्या था? तो पहला में हथौड़ा और दरांती और बी में है तिरंगा और सी में लाल झंडा और डी में स्वामित्व। तो आपका इस तरह से है स्वामित्व, सॉरी, इस तरह से आपका चिन्ह होता है। तो यही था इनका प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? भारत की आधिकारिक भाषा आपको बताना है कि क्या है? अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तमिल। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? तो पहला है हिरोशिमा पर बमबारी, बी में है वर्दन की लड़ाई और सी में है पोलैंड पर आक्रमण और डी में है आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। तो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है? मिट्टी की परत कौन सी है जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है? तो ऑप्शन ए में ऊपरी परत, बी में निचली परत, सी में आधारशिला और डी में रेगोलिथ। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मिट्टी का सबसे ऊपरी परत उपजाऊ होती है और मिट्टी के 3 फीट ऊपर तक ही ज़्यादा करके अच्छी खेती होती है, ऊपरी परत में ही। निचली परत में उतना खाद्य पदार्थ उर्वरक उपयोगी नहीं होते, इसलिए खेती नहीं होती अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जो कानूनी के रक्षा के लिए है कौन जिम्मेदार है? आपका ए में है न्यायपालिका, बी में है कार्यपालिका और सी में विधायिका और डी में पुलिस। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कार्यपालिका। क्या है?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा नेक्स्ट कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बायोमास। क्या हो जाएगा, बायोमास। जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है। क्या हो जाएगा, बायोमास। 31 नंबर क्वेश्चन है, ऑल अ स्ट्रीट ऑल अ स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है। वेयर इज़ द ऑल अ स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका में। कहाँ है, अमेरिका में। तो आप देखते चलिए, जल्दी से इसको करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेत वासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा गहन कृषि। देखते चलिए जल्दी से, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, गहन कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं, तो गर्मियों में उत्तरी मैदान में जो हवा बहती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको लू कहते हैं। क्या कहेंगे, उसको लू। जियोग्राफी से क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनती है, तो उत्तरी पश्चिमी राज्य दिल्ली हो गया, उत्तराखंड, इस तरह से हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, ये सब राज्यों में ठंडी के समय में भी वर्षा होती है। तो इसकी रीजन क्या है, तो इसका रीजन हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। इसका रीजन क्या हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रवास में कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है, तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र। देखते चलिए आप लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गरीबी रेखा क्या है। गरीबी रेखा क्या है, इनमें से आपको बताना है। ए में वह रेखा जो अमीर और गरीब को अलग करती है, नहीं। वह रेखा जो किसी देश की औसत आय को दर्शाती है, यह भी नहीं। बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर, ए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो आपको बताना है 37 नंबर क्वेश्चन का, कौन से इनमें से संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। महात्मा गांधी। 8 नंबर। अगर यहाँ तक आप लोग पहुँच गए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब क्या था। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह से हमारे भारत में किसी को अलग अलग जाति के लिए मतभेद करते हैं, अलग जाति से थोड़ा भेदभाव करते हैं अभी भी, लेकिन अभी समाप्त हो गया है। तो उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद का क्या मतलब था, तो इसके क्या रीजन थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जाति। क्या था, जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था, तो इसके पहले आप लोग देख चुके थे कि एक अपनाया कब गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कहाँ पे हुआ था, तो कराची में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी इसका अध्यक्ष थे। तो ये रहा 40 क्वेश्चन, और आपको कैसे लगे ये कमेंट में बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you for watching this video. Don't forget to like, share and